नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आप लोगों के बीच में हम अपना शिक्षण विधियों से संबंधित अपना अध्ययन बिंदु लेकर के आएंगे। और आज का जो अध्ययन बिंदु है वो अपना शिक्षण विधि से जुड़ा हुआ है। और शिक्षण विधि में अपना आज का विषय रहेगा वाचन विधि। तो आज हम इसी वाचन विधि को लेकर के अपनी चर्चा करेंगे। और हम चर्चा ऐसे करेंगे कि वाचन विधि से संबंधित हमारे कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना विषय है वो है वाचन विधि। तो साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी वाचन विधि के बारे में आज हम चर्चा का विषय बनाएंगे। और इसी को लेकर के हम ये कहें कि ये जो वाचन विधि है, इस वाचन विधि को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस वाचन विधि से इसके 3 भेद होते हैं। कितने हैं? 3 भाग हैं या 3 भेद हैं। और ये 3 भेद हमारे पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो वो 3 भेद कौन कौन से हैं? एक तो मित्रों है संश्लेषणात्मक दूसरा है विश्लेषणात्मक और तीसरा होता है ये है समाहार। कहने का अपना मतलब ये है कि इस वाचन विधि में एक प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके 3 भाग बन जाते हैं। अब ये 3 भाग कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये पूछ लिया गया है कि वाचन विधि के 2 पार्ट बनते हैं। एक तो हमारा होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार से इस विधि को हम लेकर के अध्ययन कार्य करते हैं। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम 3 भागों में पढ़ते हैं। और इन 3 भागों में हम संश्लेषणात्मक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वाचन की प्रक्रिया में केवल शब्द और जो ध्वनियाँ होती है उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाता है। इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले लें, इसमें ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसके बाद में शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों, ये जो प्रकार है या इस प्रकार की जो पद्धति है वो वर्ण विचारों से जुड़ जाती है। तो ये वर्ण विचार में मतलब ये ध्वनि कैसे बनती है और ध्वनियों के संयोग से शब्द कैसे बनते हैं। इसी प्रकार का जो वाचन होता है वो प्रथम कक्षा से जब बच्चा पढ़ना सीखता है, वो प्रथम कक्षा का स्तर जो है वो बन जाता है संश्लेषणात्मक पद्धति। जैसे बच्चा शुरुआत में स्कूल में जाता है और स्कूल में जाने के बाद में वो मतलब स्वर और व्यंजन सीखता है या वर्णमाला के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो स्कूल में वो उच्चारण की दृष्टि से उसको पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। तो वो भाग शामिल हो जाता है इस संश्लेषणात्मक में। अब अभी हम इसी संश्लेषणात्मक की हम और भी भाग बनाएं तो मित्रों इसके 3 भाग बन जाते हैं। मुख्य रूप से इसके 3 वर्ग बन जाते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं, या हम ये कहें कि संश्लेषणात्मक जो पद्धति है, वाचन प्रक्रिया की जो संश्लेषणात्मक पद्धति है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारी है वर्णमाला के रूप में। वर्णमाला का मतलब इसमें व्यंजन और स्वर का ज्ञान दिया जाता है। दूसरा होता है ये ध्वन्यात्मक का मतलब ये है कि छोटे बालक को ध्वनि के बारे में या ध्वनियों का किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है उसके बारे में इसमें ज्ञान दिया जाता है। फिर इसी का भाग तीसरा बन जाता है अक्षर के बारे में, अक्षर पद्धति। तो मित्रों, इस संश्लेषणात्मक जो विधि है या वाचन विधि का संश्लेषणात्मक रूप है, उस संश्लेषणात्मक भाग में 3 वर्ग बन जाते हैं जो हमारे सामने इस प्रकार से, या हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों भाग कौन सी कक्षा तक है, ये प्राथमिक स्तर तक के हैं, या बालक जब पढ़ना सीखता है वहाँ से ये
विधि शुरू हो जाती है वाचन प्रक्रिया की, जिसमें हम इन दौर से गुजरते हैं। इस दौर से गुजरते हैं तब हमें कोई किताबी ज्ञान या हम ये कह सकते हैं कि शब्दों के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होना शुरू होता है। उसके बाद में हम बात करें विश्लेषणात्मक। इस विश्लेषणात्मक पद्धति का मतलब ये है कि जब बच्चा इसके बारे में सीख जाता है, जब इस बच्चा इसके बारे में सीख जाता है तब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि शब्द विधि क्या होती है, कि शब्द विधि क्या होती है, या शब्द निर्माण किस प्रकार से बनते हैं, या शब्दों की संरचना किस प्रकार से बनती है। उस शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, या हम ये कहें कि शब्द को देख करके बालक पढ़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये शब्द विधि, ये विश्लेषणात्मक जो पद्धति है वो शब्द विधि बन जाती है। तब हम कह सकते हैं कि वाचन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारे सामने एक पद्धति के रूप में लागू हो जाती है। वो ये है, जैसे देखो और कहो, ये वाचन प्रक्रिया की एक पद्धति है। तो ये पद्धति इसी के ऊपर लागू हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे बालक को ये कह दिया क मैं ल, तो बच्चा इसको किस प्रकार से वाचन करेगा, एक एक वर्णों को देख कर के ये अंदाजा लगाएगा कि ये क है, ये मैं है, ये ल है। फिर इन तीनों का संयोजन करेगा तब वो क्या कहेगा कि ये कमल है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है वाचन में वो कहलाती है संश्लेषणात्मक पद्धति। फिर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाचन प्रक्रिया की दूसरी बात करते हैं, या अगली विधि के बारे में हम बात करें तो अगली विधि अपनी आती है समाहार। समाहार का मतलब है ये कि समाहार का मतलब एक तो संश्लेषणात्मक और दूसरी है विश्लेषणात्मक। इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने के बाद में जब बालक पढ़ना सीखता है या वाचन करना सीखता है, उसी पद्धति को हम कहते हैं ये समाहार पद्धति है। और वर्तमान समय में इसी पद्धति का व्यवहार होता है। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में इस समाहार पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है, या वाचन प्रक्रिया जब शुरू करता है तो उस वाचन प्रक्रिया में समाहार पद्धति का ही प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। समाहार का मतलब संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों का संयोजन हो गया, तो वो बन गई समाहार। तो इस प्रकार से मित्रों ये जो वाचन की विधि है वो वाचन की विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके 3 भाग बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अन्य विधियों के बारे में। अन्य विधि क्या कहती हैं और किस प्रकार की हैं, उसी के बारे में हम और ध्यान देंगे, या हम उसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे कि वाचन की कौन कौन सी विधियाँ हमारे सामने या हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ जाती हैं, या हम ये कहें शिक्षा शास्त्रियों ने किस प्रकार से वाचन विधि के और भाग बना दिए हैं। तो पहला भाग हम इसमें लेके आए। पहला भाग है या पहली विधि है वो है देखो और कहो। पहला है देखो और कहो। कहो विधि, एक तो विधि ये बन गई। इसमें वो ही देखो और कहो, इसका मतलब इसमें जो बच्चा होता है जो शब्द को देखता है या वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी को देखता है, देखने के बाद में वो उसका वाचन करता है। यही वो क्या कहलाती है, ये देखो और कहो विधि कहलाती है। किसकी, ये वाचन पद्धति की या वाचन शिक्षण विधि की ये एक उपभाग है। इसमें मुख्य बात यह है कि बच्चा जब देख कर के बोलता है या पढ़ता है तो उसके सामने एक समस्या ये होती है कि वर्णमाला में या हमारी हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। जैसे वर्णमाला में भ्रम पैदा करने वाले एक तो मैं हो गया, कई बार बच्चा मैं को भय भी समझ लेता है या एक दूसरे के पूरक भी समझ लेता है। तो इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों को देख करके हम इसमें असंगति निकाल सकते हैं। और असंगति के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये देखो और जो कहो पद्धति है इसमें बालक को भ्रम पैदा होता है, या हम कहें इसमें कंफ्यूज हो जाता है, या हम ये कहें इस पद्धति के अनुसार हम वाचन करते हैं तब इसमें बालक को भ्रम पैदा होता है, भ्रम होता है। इसलिए जब बच्चा भ्रमित हो जाता है तब हम उस विधि के बारे में कह सकते हैं कि ये अनुचित है। क्या है, ये अनुचित है या उचित नहीं है। एक तो विधि ये हो गई। दूसरी विधि आती है, दूसरी विधि है हमारी अक्षर बोध विधि। अब इस अक्षर बोध विधि का मतलब यह है मित्रों
कि इसमें बालक शब्दों को देखता है और शब्दों की पहचान करता है कि ये शब्द कौन से व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं या किस प्रकार के वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। इस प्रकार से इस विधि में वर्णमाला की पहचान हो जाती है, वर्णों की पहचान कर लेता है। इसमें वर्णों की पहचान, वर्ण में दोनों चीज शामिल होगी, जैसे स्वर भी होगी और व्यंजन भी हो गया। और इसी पद्धति के आधार पर अगर वचन करता है या प्रथम कक्षा के जो बालक होते हैं उन बालकों में एक प्रकार से उसकी जो दृष्टि होती है वो दृष्टि एक प्रकार से बंध जाती है। वो बंध कैसे जाती है, जैसे मैंने कह दिया ये रतन है, बालक इसको देख करके उसका वाचन करता है या वर्णों को देख करके उसका वाचन करता है और फिर एक साथ इन सभी शब्दों को मिला देता है या सभी वर्णों को मिला देता है। तब बालक ये कहता है कि मैंने अक्षर को देखा और देख करके मैंने इसकी पहचान की। पहचान किसके माध्यम से की? वर्णों के माध्यम से पहचान की। पहचान करने के बाद मेरे सामने ये शब्द निकला है, ये रतन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्षर बोध विधि है वाचन की प्रक्रिया से उत्तम है, ये उत्तम है या सही है। अब हम तीसरी विधि के बारे में हम चर्चा करें तो तीसरी विधि के बारे में हम कह सकते हैं कि अगली विधि है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि। अब ये ध्वनि साम्य विधि का मतलब मित्रों ये है कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उस हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जो एक प्रकार से अनेक रूप निर्धारित करते हैं। जैसे हम एक रह का ही उदाहरण ले लें। इस रह को अनेक प्रकार से लिखा जाता है, एक प्रकार ऐसे भी लिखा जाता है, एक प्रकार ऐसे भी लिखा जाता है और एक प्रकार ऐसे भी लिखा जाता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से रह का हम रह को हम लिखते हैं तो लिखते समय लिख तो देते हैं लेकिन बालक वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इनकी ध्वनियाँ भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की ध्वनि का जब उच्चारण करता है तो बालक के मन में एक प्रकार से भ्रम पैदा हो जाता है कि इसकी ध्वनि किस प्रकार से प्रकट होती है, इस व्यंजन की ध्वनि कैसे प्रकट हुई, इसकी कैसे प्रकट हुई, इसकी कैसे प्रकट हुई। और कई बार इसी को ये री समझ बैठता है या फिर री का उच्चारण एक प्रकार से रह ही कर बैठता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्वनि साम्य विधि है वाचन की प्रक्रिया में या वाचन शिक्षण विधि के आधार पर यह भी एक प्रकार से अनुचित है या असंगत है। फिर हम अगली विधि लेकर अनुध्वनि विधि। अब देखिए ये अनुध्वनि विधि क्या है। अनुध्वनि विधि का मतलब ये है कि अनु का मतलब होता है इसका अनुसरण करना है, इसका अनुसरण करना है। किसका अनुसरण करना है? कोई एक वर्ण आ गया, कोई भी व्यंजन आ गया, कोई स्वर आ गया, उसी स्वर का हम बार बार उच्चारण करेंगे या एक जैसा ही उच्चारण करेंगे। तो एक जैसा उच्चारण करने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे हम अंग्रेजी भाषा में इस BUT इसको तो हमने यू का उच्चारण बिल्कुल भी खत्म कर दिया, इसका मतलब ये बै और इसका मतलब टै। लेकिन अंग्रेजी भाषा में बट को यू के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं या बीच में हम स्वर का इस्तेमाल करते हैं यू का। ऐसे ही हम एक ये स्पेलिंग और ले ली, इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? PUT। अब हम इसी का हिंदी में उच्चारण करेंगे तो ये क्या हो गया? ये हो गया पुट। तो मित्रों ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा बता रहा है तो यहाँ ऊ की मात्रा बतानी चाहिए थी। तो इस प्रकार की कंफ्यूज पैदा करने के लिए या कंफ्यूज से निपटने के लिए या उसका निपटारा करने के लिए हम वाचन प्रक्रिया में इस ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अनुध्वनि विधि का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमें यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार से शब्दों को हम देखें और किस प्रकार से उसका उच्चारण करें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो विधि है, ये जो विधि अंग्रेजी भाषा के लिए ही उपयुक्त है। किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए उपयुक्त है, हमारी हिंदी भाषा के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से हम अनुध्वनि विधि के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि अनुध्वनि विधि जो है वाचन की विधि में देखो और कहो विधि के समान ही है। किसके समान? इसी के समान ही है। कौन सी? अनुध्वनि विधि। अब हम अगली विधि के बारे में बात करें। 5 नंबर पे हम लेके आए भाषा यंत्र विधि। यंत्र विधि। अब यंत्र विधि का मतलब क्या है मित्रों? आजकल क्या होता है, टेक्निकल युग आ गया और इस टेक्निकल युग में बहुत सारे
वाचन की प्रक्रिया में या बहुत बार वाचन की प्रक्रिया में हम एक ग्रामोफोन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ग्रामाफोन। ग्रामाफोन का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रामाफोन में क्या होता है कि जो वाचन होता है या शिक्षक का जो वाचन होता है वो उसमें रिकॉर्ड होता है और वो बालक उनसे सुनता है, शिक्षक किस प्रकार से उसका उच्चारण कर रहा है और उसी का उच्चारण सुन करके बालक अनुकरण करता है। तो इस प्रकार का अनुकरण जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। लेकिन मित्रों, हम जो हमारे यहाँ भारत देश में इसका प्रयोग हम कम करते हैं। इसका प्रयोग कम क्यों करते हैं? क्योंकि मित्रों, ये ग्रामाफोन है, हर एक बच्चे के पास ये उपलब्ध नहीं होता और नहीं उपलब्ध होने के कारण हम कह सकते हैं कि यंत्र विधि वाचन की प्रक्रिया में ये महंगी है या खर्चीली है। इसलिए ये श्रेष्ठ, ये उत्तम तो है, ये सही तो है, लेकिन क्या है, इसका दोष ये आ जाता है, ये खर्चीली विधि है। ये मतलब इसमें खर्च अधिक होता है। हम ये कहें खर्च अधिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक के पास इस प्रकार का यंत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विधि भी अब हमारे यहाँ लागू नहीं होती। अब हम बात करें अगली विधि के बारे में। अगली विधि के बारे में हम बात करें, वो है 6 नंबर पे ले, समवेत विधि। समवेत पाठ विधि। इसका मतलब ये होता है कि ये हिंदी शिक्षण में या हिंदी में या फिर अंग्रेजी भाषा में, या हम ये कहें किसी भी भाषा में क्यों ना हो, उस भाषा में अगर हिंदी में गद्य पद्य भाग के जो गीत लिखे जाते हैं या पद्य के जितने भी कविताएं हैं या छोटे छोटे जो गीत हैं, उन गीतों के लिए ये समवेत विधि का उच्चारण किया जाता है, या गाकर के या किसी धुन में गाकर के इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग करने के कारण हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब गीत गाए जाते हैं या गीत का एक प्रकार से लहजा या तान या सुर या लय के रूप में किसी पाठ का उच्चारण किया जाता है और उच्चारण किया जाता है, तब हमारे वाचन प्रक्रिया में यह विधि या इस प्रकार का वाचन वो समवेत विधि के रूप में आ जाता है। फिर हम अगली पद्धति के बारे में बात करें, अगली विधि के बारे में हम बात करें, 7 नंबर पे है, वो है संगति विधि। संगति विधि। तो मित्रों, ये संगति विधि है, ये इस संगति विधि का चलन एक प्रकार से हमारे शिक्षण में या हमारे भाषा शिक्षण में एक विद्वान होते हैं जिसका नाम है मॉन्टेसरी। क्या नाम बताया? उसका नाम है मॉन्टेसरी। तो इस मॉन्टेसरी विद्वान ने इस विधि का समर्थन किया, या संगति जो विधि है उसका चलन यहाँ से शुरू होता है। मॉन्टेसरी ने इसकी डिमांड करी और मॉन्टेसरी ने जब डिमांड करी तब इस विधि को लागू कर दिया गया। लेकिन आजकल हमारे यहाँ बिल्कुल इस विधि को अपनाते नहीं हैं। क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि मित्रों, यहाँ ये विधि एक प्रकार से बोरियत करने वाली है। मॉन्टेसरी की जो संगति विधि है वो ये कहती है कि बोर्ड के ऊपर एक शब्द लिख दिया, शब्द लिखने के बाद एक शिक्षक के पास बहुत सारे पेपर होते हैं, उस पेपर के ऊपर वो ही नाम लिखा होता है जो बोर्ड के ऊपर लिखा होता है। अब वो बहुत सारे कागज़ होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं, बच्चों के बीच में से फेंक देता है और बच्चों को ये कहता है कि बोर्ड के ऊपर जो लिखा है उस पूरे के पूरे पेपर को इकट्ठा करो, ऐसे कौन से पेपर के ऊपर वो नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से छटनी करना, इस प्रकार से उसका वाचन करना, वो हमारे यहाँ लागू नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो संगति विधि है, मॉन्टेसरी की जो संगति विधि है, वाचन की प्रक्रिया में ये भी उचित नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाचन विधि के लिए या वाचन प्रक्रिया के लिए हम बालकों के बीच में इस प्रकार के नियम, इस प्रकार के रूल्स या इस प्रकार से हम पढ़ने के लिए उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाचन के ये या वाचन विधि के ये 7 भेद हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके अलग भेद बन जाते हैं जो हमारे सामने इस प्रकार से आए हैं। अब हमें देखना है कि वाचन कितने प्रकार का होता है। मुख्य बात हमारे ये निकलती है कि वाचन अब कितने प्रकार का होता है, वाचन किस रूप में किया जाता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब होता है वाचन के, अब हमारे सामने बिंदु है वाचन के प्रकार।
अब वाचन के प्रकार की हम चर्चा करते हैं तो मित्रों वाचन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है वाचन। कितने प्रकार का? ये दो प्रकार के हैं। एक तो होता है सस्वर वाचन, सस्वर वाचन, और दूसरा भाग होता है वो है मौन वाचन। तो मित्रों यही बात हमारे कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि वाचन के कितने भेद होते हैं। वाचन के दो भेद होते हैं, एक तो होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। अब इनके भी कई उपभाग बन जाते हैं कि सस्वर वाचन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनके क्या प्रकार होते हैं, ये अलग प्रकार से बन जाते हैं। तो हम पहले बात करें इस सस्वर वाचन की। तो मित्रों ये सस्वर वाचन मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। एक होता है ये आदर्श वाचन, और ये आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा ये सस्वर वाचन किया जाता है। कौन सा? आदर्श वाचन। दूसरा हम वाचन लेवे वो है मित्रों अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन, और ये अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? ये अनुकरण विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा या किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा। और तीसरा आता है इसमें समवेत वाचन, समवेत वाचन। तो मित्रों इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये अनुकरण जो वाचन है, अनुकरण वाचन का मतलब ये है कि ये विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा, हमने ये बात लिखी। लेकिन विद्यार्थी किस प्रकार के वाचन करते हैं या किस प्रकार से करेंगे? तो विद्यार्थी इस अनुकरण वाचन को दो रूप में अपनाते हैं। किस रूप में? दो रूप में इस प्रकार का वाचन करते हैं। किस प्रकार का? पहला तो होगा या तो वो व्यक्ति या खुद ही करेगा, खुद ही वाचन करेगा, या फिर सभी बच्चे मिलकर के उसका सामूहिक वाचन करेंगे। इसलिए हमने कह दिया वाचन, अनुकरण वाचन दो प्रकार का होता है, एक है व्यक्तिक वाचन और दूसरा आ गया सामूहिक वाचन। तो इस प्रकार से ये वाचन किया जाता है, या प्रत्येक कक्ष में छोटे बालकों के स्तर तक हम इस प्रकार से वाचन को शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समवेत वाचन है इसमें आदर्श वाचन में तो हो गया अध्यापक द्वारा किया जाएगा, और अनुकरण जो वाचन है वो किसके द्वारा? विद्यार्थियों के द्वारा। अब रही बात ये समवेत वाचन। समवेत में कौन शामिल होगी? समवेत का मतलब है दोनों शामिल होना। दोनों कौन? कक्ष में मित्रों दो ही होते हैं, या तो शिक्षक और दूसरा कौन होता है? विद्यार्थी या छात्र। तो ये दोनों मिलकर के वाचन करेंगे। दोनों मिलकर के वाचन कौन करेंगे? अध्यापक के साथ साथ कौन करेगा? अध्यापक के साथ विद्यार्थी भी या छात्र भी वाचन करते हैं। जैसे प्रथम कक्षा स्तर के जो बालक होते हैं उस बालकों का वाचन इसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का? समवेत वाचन। जैसे बालक को ये किसी वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है या फिर किसी गिनती का ज्ञान करवाया जाता है, तो ज्ञान करवाते समय या उसको सिखाया जाता है तो अध्यापक पहले वर्णों का उच्चारण करेगा, फिर उसी का अनुकरण करेगा कौन? छात्र उसका अनुकरण करेंगे। तो जैसे छोटी कक्षा स्तर के जो बालक होते हैं वो जोर से बोलते हैं, बोलो बच्चों ए, तो सभी बच्चे मिलकर के उसी का अनुकरण करते हैं, उसी के साथ वो वाचन करते हैं। तो इस प्रकार का जो वाचन होता है वो समवेत वाचन कहलाता है। ये तो हो गया मित्रों सस्वर वाचन। अब हम बात करें इस मौन वाचन की। तो मित्रों ये मौन वाचन ये व्यक्तिगत होता है। किस प्रकार का होता है? ये व्यक्तिगत होता है, और ये व्यक्तिगत होने के कारण ये दो प्रकार से मौन वाचन किया जाता है। मौन तरीके से इस किसी अध्ययन बिंदु को पढ़ा जाता है। एक तो होता है मित्रों त्वरित वाचन। त्वरित वाचन का मतलब होता है बिल्कुल तेज गति से उसका वाचन करना या अध्ययन करना या उसको पाठ को पढ़ना है। क्या है? बहुत तेज गति से। ये कब लागू होगा? ये तब लागू होगा जब अध्यापक पाठ पढ़ा लेता है और पाठ पढ़ाने के बाद में यह कहता है कि बच्चों अब मैंने तो ये पाठ पढ़ा दिया, अब आपको उस पाठ के ऊपर मनन करना है, चिंतन करना है, और चिंतन मनन और उसके बारे में और ज्ञान लेने के लिए आप अपनी क्लास में किताब खोल करके उसका तेज गति से मन ही मन में वाचन करना है। तब वो वाचन कहलाता है क्या? ये त्वरित वाचन कहलाता है। ये त्वरित वाचन होता है, इसमें एकाग्रता शामिल होती है। कि क्या होती है? एकाग्रता का समावेश होता है कि सभी
बच्चे या सभी बालक हैं वो एकाग्र भाव से अपने अपने पुस्तकों में उसी पाठ का वाचन करते हैं, वो कहलाता है त्वरित वाचन। और दूसरा वाचन होता है वो है गंभीर वाचन। गंभीर वाचन का मतलब सभी बच्चे जब खाली समय होता है या कक्ष में खाली समय होता है या समय बहुत ज़्यादा अध्यापक को मिल जाता है तो बालकों को ये कहता है कि आप कक्षा में फ्री न बैठें और उसी समय का आप सदुपयोग करें। और सदुपयोग कैसे करेंगे? आप अपनी कक्ष में या इसी कक्षा में अपनी पुस्तक लेकर के उस पाठ का अध्ययन करें। तो अध्ययन करेंगे तो किस रूप में करेंगे? वाचन के रूप में करेंगे। कौन से वाचन के रूप में करेंगे? मौन वाचन के रूप में। और किस रूप में करेंगे? गंभीर होकर के वाचन करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से हम मौन वाचन के बारे में कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो वाचन होता है ये एक प्रकार से आदर्श वाचन कहलाता है। क्या होता है? ये मौन जो वाचन होता है वो आदर्श वाचन कहलाता है। और ये आदर्श वाचन किस प्रकार का होगा? जिस प्रकार से हमने सस्वर वाचन में आदर्श वाचन किसको माना है? अध्यापक का। लेकिन मौन वाचन में हम आदर्श वाचन मानेंगे किसके लिए? हम छात्रों के लिए आदर्श वाचन मानेंगे। और क्यों मानेंगे? क्योंकि इसमें बच्चा एकाग्र होकर या शांत चित्त होकर के उस पाठ का या उस अध्ययन बिंदु का वाचन करता है। और वाचन करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मौन वाचन है। इसमें बच्चा विचार या चिंतन मनन करता है। और यही चिंतन मनन बालक की बुद्धि का विकास करता है। किसका? बुद्धि का विकास करता है। तो इस प्रकार से हम वाचन को दो भागों में पढ़ते हैं, पहला है सस्वर और दूसरा है मौन वाचन। तो मित्रों, इस प्रकार से हम प्रत्येक कक्षा में या विद्यालय स्तर पर जो कक्षाएं होती हैं उस कक्ष में इसी प्रकार से वाचन किया जाता है। अब हम ये देखें कि इस प्रकार का जो वाचन है उस वाचन में भी कुछ न कुछ कमी रही होंगी, या सस्वर वाचन में भी कुछ कमी होंगी या दोष होंगे, या फिर मौन वाचन में भी इस प्रकार की कमी या फिर दोष होंगे। तो मित्रों, इन दोनों में कमियां भी हैं, विशेषताएं बाहर निकल के आती हैं। सस्वर वाचन में मुख्य रूप से मित्रों एक तो ये होता है कि इसमें शब्दों का ज्ञान होता है। किसका? शब्दों का ज्ञान होता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि शब्दों के साथ शब्दों का अर्थ समझने लगता है, शब्दों का अर्थ उसे पता लग जाता है। तीसरा, अगर हम इसी की विशेषता बाहर निकालें तो तीसरी विशेषता हम इस सस्वर वाचन के रूप में इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इसमें जो वाचन करता है, वाचन करते समय बालक यह अंदाज़ा लगा लेता है कि कहाँ वाक्यों का समापन हो रहा है और कहाँ वो निरंतर रूप से जारी हो रहा है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसे विराम चिन्हों के बारे में भी जानकारी हो जाती है। फिर हम और विशेषता लेके आए तो और विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि सस्वर वाचन करने से छात्रों में एक प्रकार से रुचि पैदा होती है। क्या होती है? रुचि होती है। और सस्वर वाचन करने से उसमें वाचन में या उसकी अभिव्यक्ति कौशलता में एक प्रकार से कौशलता आ जाती है। या फिर हम कहें कि उसके उच्चारण में स्पष्टता आ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, उसी प्रकार से ये सस्वर वाचन है। बार बार किसी पाठ का वो अध्ययन करता है या उसका वाचन करता है तो वाचन करते समय उसकी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं या वाचन में या पाठ पढ़ते समय उसके मुख से जो ध्वनि उच्चारित होती है उस ध्वनि का वो एक प्रकार से सुधार कर लेता है तो समझ लेना कि उसके उच्चारण की स्पष्टता बिल्कुल साफ हो जाती है। तो ये तो होगी सस्वर वाचन की मुख्य विशेषताएं। अब हम बात करें मौन वाचन की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं या इसके मुख्य गुण कौन कौन से हैं। तो मित्रों, मौन वाचन के लिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ी विशेषता यही कह सकते हैं या इस प्रकार से हम सर्वश्रेष्ठ विशेषता निकाल सकते हैं कि इसमें जो इस प्रकार का जो वाचन करेगा तो बालक की जो चिंतन प्रक्रिया है, चिंतन विकास है या चिंतन का विकास होगा। या हम ये कहें कि मौन प्रक्रिया से बालक क्या करेगा? शब्दों का अर्थ ग्रहण कर लेगा। या हम ये कहें कि मौन वाचन से बालक में एकाग्रता का विकास होगा।
किसका? एकाग्रता का विकास होगा। या हम ये कहें, इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बालक की रुचि बढ़ेगी, बालक की रुचि बढ़ेगी। इसके साथ हम और भी विशेषता निकाल सकते हैं कि वो जो बालक मौन वाचन कर रहा है तो वो गहराई से पाठ का अध्ययन करेगा। इसी के साथ हम एक विशेषता और निकाल सकते हैं कि मौन वाचन करने से जो उच्चारण की जो अस्पष्टता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उच्चारण की अस्पष्टता वो छिप जाती है। या हम ये कहें कि इस प्रकार का जो अध्ययन होता है वो तीव्र गति से होता है, तीव्र या त्वरित गति से होता है, त्वरित गति से उसका अध्ययन होता है। इसी के साथ साथ हम इसकी विशेषता और भी निकाल सकते हैं कि बालक जो मौन वाचन करेगा तो मौन वाचन करने के साथ उसका ध्यान केंद्रित एक जगह रहेगा, और एक जगह ध्यान केंद्रित होने के कारण क्या होगा, इसमें बालक का जो गृह कार्य है वो तीव्र गति से होगा, तीव्र गति से वो कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है? क्योंकि मित्रों मौन वाचन से उसे अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ, और अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसमें चिंतन की प्रक्रिया या चिंतन का विकास हुआ तो ये समझ लीजिए कि उसका अर्थ भी ग्रहण हुआ, और अर्थ ग्रहण होता है तो मित्रों ये समझ लेना कि बालक उस कार्य को घर जाकर के करेगा तो उसके मस्तिष्क में वो तस्वीर बनी रहेगी, और तस्वीर बनी रहती है तो हम कह सकते हैं कि बालक अपने गृह कार्य को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से तीव्र गति से कर सकता है। तो इस प्रकार से हम वाचन के प्रकार दो प्रकार से माने हैं। एक तो हमारे सामने क्या है, सस्वर वाचन, और दूसरा हमारे सामने क्या है, मौन वाचन। इन दोनों की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो वाचन है, किस प्रकार का, मौन जो वाचन है, मौन वाचन प्राथमिक स्तर से कौन सी तीसरी कक्षा से शुरू हो जाता जो अंत तक जारी रहता है। तो हम कह सकते हैं कि मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ वाचन है, और छोटे बच्चों के लिए ये सस्वर वाचन उपयुक्त है। छोटे बच्चे कौन से, जो प्रथम स्तर के हैं या द्वितीय स्तर के जो बालक होते हैं उसके लिए ये सस्वर वाचन उचित है। तो इस प्रकार से हम वाचन को पढ़ते हैं, और वाचन को पढ़ने के साथ हम यह भी इसकी विशेषता और भी निकाल सकते हैं कि हमें किस प्रकार से वाचन करना चाहिए। तो मित्रों वाचन करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं कि कक्षा में जब अध्यापक किसी बालक को वाचन करने के लिए या पाठ पढ़ने के लिए उसे खड़ा करता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्य रूप से बिंदु यही है कि वाचन करते समय बालक जब खड़ा होता है तो खड़ा होने के साथ उसके बाएं हाथ में तो पुस्तक होनी चाहिए, और बाएं हाथ का जो एंगल होता है या पुस्तक और बाएं हाथ का उसकी आंखों के सामने एक प्रकार से 45 डिग्री का एंगल होना आवश्यक है। कितना? 45 डिग्री का एंगल किताब का और उसकी नज़र के सामने का एंगल होना आवश्यक है। इसी के साथ हम ये कहें कि ये तो बाएं हाथ का एंगल होना चाहिए और बाएं हाथ में ही पुस्तक होनी चाहिए। एक तो ये ठीक। और दाएं हाथ से क्या करेगा मित्रों? दाएं हाथ से मतलब जो भाव प्रकट हो रहे हैं या शब्दों में जिस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है या अर्थ प्रकट हो रहा है या शब्द जो भी अर्थ निकाल रहे हैं और उस अर्थ में किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है, उस भाव के आधार पर अंगों का संचालन होना चाहिए। एक मुख्य विशेषता यह भी है। इसी के साथ हम दूसरी विशेषता, मुख्य विशेषता यह भी कह सकते हैं कि बालक जब वाचन कर रहा है, कक्षा में वाचन कर रहा है तो वो प्रभावशाली लगना चाहिए। प्रभावशाली का मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित होना चाहिए या प्रत्येक बच्चे का ध्यान उस वाचनकर्ता की तरफ होना चाहिए ताकि वो वाचन की प्रक्रिया बिल्कुल सुदृढ़ हो सके या सफल हो सके या उसकी अभिव्यक्ति जो कौशलता है वो सही तरीके से जाहिर हो सके। अगली विशेषता हम यह भी कह सकते हैं वाचन के लिए कि वाचन करवा रहा है तो उसके सामने जो शब्दों की जो अभिव्यक्ति कुशलता है, अभिव्यक्ति की जो कुशलता है या कौशलता है
बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर साफ अभिव्यक्ति कौशलता होगी तो समझ लेना कि वाचन का जो प्रभाव है प्रत्येक बच्चों के बीच में उस कक्षा कक्ष में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बालक के हाथ में पुस्तक है और वो पढ़ाई कर रहा है या पाठ का वाचन कर रहा है, तो वाचन करते समय उसका कम ध्यान तो पुस्तक की तरफ और अधिक ध्यान सभी बच्चों की तरफ या उसकी आंखों की तरफ होना चाहिए, ताकि ताकि वो सभी बच्चे उस बालक की तरफ एकाग्रचित्त हो सकें। अगली विशेषता के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि वाचन करते समय बालक किसी टेबल के सहारे या किसी दीवार के सहारे खड़ा होकर के न करवाएं, क्योंकि ये वाचन प्रक्रिया का सबसे बड़ा दोष हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाचन की प्रक्रिया में इस प्रकार की विशेषताएं भी हैं जो हमारे कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। और महत्वपूर्ण बनने के लिए हमारे सामने एक बिंदु यही है कि वाचन पद्धति में बालक के हाथ में पुस्तक और पुस्तक का कितनी डिग्री का एंगल होना चाहिए वो हमारे सामने होगा, वो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यह विशेषता बाहर निकाल सकते हैं। तो अब मित्रों अपने अंतिम में और बचा है, अंत में इसका वाचन से संबंधित एक बिंदु और है, वो ये है कि वाचन में दोष पैदा हो जाते हैं या स्पष्ट वाचन करने के लिए बहुत सारे दोष हो जाते हैं। तो उस दोषों का निवारण हम कैसे करें कि वाचन में बहुत सारी अशुद्धियां आ गई या शुद्धता नहीं आ रही, तो उस वाचन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें यह करना चाहिए कि वाचन, सफल वाचन वो ही कर सकता है जिसमें योग्यताएं हों। और योग्यताएं कौन सी? जो अभी अभी हमने उसकी विशेषता बताई है कि 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए और इस प्रकार की अभिव्यक्ति की कुशलता होनी चाहिए। इस प्रकार का गुण होने में उनमें होना चाहिए और वो गुण योग्यता धारी ही उसका प्रयोग कर सकता है, सभी विशेषताओं का वो पालन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति में योग्यता ही नहीं है और उस कमियों को दूर करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए वो ये देखना है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वाचन के दोष को हम किस प्रकार से दूर करें। वाचन दोषों को किस प्रकार से दूर करें? वाचन के दोषों को दूर करने के लिए हमारे पास 3 उपाय हैं जिसको हम लेकर के कह सकते हैं। पहला तो ये है कि सबसे पहले हम यह करें कि आवर्ती पुनरावर्ती दोष नहीं होना चाहिए। पुनरावर्ती, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि आवर्ती पुनरावर्ती के बारे में कह सकते हैं कि बालक को बार बार उसी शब्द को लेकर के यहाँ वाचन करवाया जाए या बार बार उसकी आवर्ती करवाई जाए या उसी को हम बार बार खड़ा करके हम वाचन करवाएं। एक तो ये हो गया। तो इसी प्रकार की जो पद्धति है, हम या वाचन में जो भी दोष पैदा होता है उस दोष का निवारण करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और कहाँ? मुख्य रूप से हम भारत देश में जो ग्रामीण स्कूल हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालय में जब वाचन करवाया जाता है तो इस पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम ये कहें कि अगर कोई बालक कक्षा कक्ष में खड़ा होकर के वाचन कर रहा है और वो अशुद्ध वाचन कर रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को मित्रों ये करना चाहिए कि उसका स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। ये स्थान परिवर्तन का मतलब, देखिए सभी बच्चे एक ही रो में एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं और एक पंक्ति में बैठे होने की वजह से, जैसे एक बच्चे को खड़ा किया, उसने शुद्ध वाचन किया, दूसरा बच्चा शुद्ध किया, दूसरा बच्चा है वो भी शुद्ध उच्चारण किया, लेकिन तीसरा बच्चा है वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो उसको वहां से खड़ा करके दूसरी पंक्ति में बैठा देना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रयोग भी हम भारत देश में या हमारे भारत में ये लागू होता है। कहाँ? भारत में लागू होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक मजबूर हो जाता है। क्या है? इस प्रकार का उपाय करने के लिए, निवारण करने के लिए शिक्षक को विवश होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? विवश होना पड़ता है और उसके बाद में वो वाचन सही ढंग से करने लगता है। अब तीसरा, इसी का दोष का निवारण करने के लिए हम तीसरा उपाय क्या करेंगे? ये करेंगे, अस्पष्ट अगर वो वाचन कर रहा है, अस्पष्ट वाचन कर रहा है तो उसका तुरंत वाचन कर रहा है तो उसका तुरंत निवारण करें। ये निवारण कौन करेगा? ये अध्यापक करेगा या शिक्षक करेगा। बच्चों को जो मात्राओं की अशुद्धियाँ है, उस मात्राओं की अशुद्धि के बारे में बालक को
इशारा करके बोलता है कि ये इसका उच्चारण इस प्रकार से नहीं होगा, इसका उच्चारण इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाचन की प्रक्रिया के जो भी दोष होते हैं उन दोषों का निवारण करने के लिए हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ इसी का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ एक पद्धति और है, एक विधि और है जिसका नाम है चिकित्सा कराना। अब चिकित्सा किसकी कराना? चिकित्सा मित्रों जो विकलांग छात्र होते हैं या विकलांग जो विद्यार्थी होते हैं उन विकलांग विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन ये सुविधा आज हमारे भारत में लागू नहीं होती। हमारे भारत में ये 3 प्रकार की चिकित्सा का निवारण या वाचन के दोषों को दूर करने के लिए हम अपनाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ये अपनी वाचन विधि कंप्लीट होती है और इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। अगली विधि को जानने के लिए आप इसी चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।